बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर से। त्योहारी सीजन से पहले केंद्र सरकार ने 33 करोड़ घरेलू एलपीजी ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक में घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी देने की मंजूरी मिली है। कैबिनेट के फैसलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सब्सिडी का लाभ उज्ज्वला योजना के लाभुकों को भी दिया जाएगा, जिन्हें पहले से भी 200 रुपए प्रति सिलेंडर की सब्सिडी मिल रही है। तो त्योहारों से पहले जो एक गिफ्ट मिला है देश के लोगों को, उस पर डिटेल्स लेते हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, त्योहारों से पहले सस्ती एलपीजी और ये बड़ा तोहफा लोगों के लिए। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि रक्षाबंधन की एक दिन पहले सरकार ने 200 रुपये का कट किया है एलपीजी के सिलेंडर पे, और उज्ज्वला स्कीम के जो होल्डर्स हैं उनके लिए तो और अच्छी खबर है, क्योंकि 400 रुपये का करीबन सीधा फ़ायदा होगा। 200 रुपये उनको सब्सिडी के तौर पे बैंक अकाउंट में आएंगे, लेकिन 200 रुपये उनको सस्ता सिलेंडर मिलेगा। और जो बाकी 30 करोड़ लोग इस देश के अंदर है जो सिलेंडर का उपयोग करते हैं, उनको 200 रुपये का सीधे तौर पर फ़ायदा मिलेगा। और इसके लिए सरकार करीबन 7,680 करोड़ रुपए हर साल खर्च करने जा रही है, जिसका जो सब्सिडी के तौर पे सरकार खर्च करेगी, जो 30 करोड़ लोगों को जो 200 रुपये सस्ती सिलेंडर दिया जा रहा है। एक तो ये बड़ा फैसला आज कैबिनेट में हुआ। दूसरा, सिलेंडर्स को लेकर ही एक एलपीजी सिलेंडर्स को लेकर एक और बड़ा फैसला हुआ कि 75 लाख नए कनेक्शंस दिए जाएंगे, और जो 3600 रुपये का जो कॉस्टिंग आती है एक नए कनेक्शन देने के लिए, उसमें 1600 रुपये सरकार इसमें पे करेगी और 2000 रुपये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इसमें अपना हिस्सा देंगी। तो आज जो एक लंबे समय से एक ये कहें कि महंगाई की मार मिडिल क्लास जो झेल रहा था, उसको आज कहीं ना कहीं एक थोड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि सरकार ने 200 रुपये सीधा कट कर दिया। और यहाँ पे अभी भी और दूसरी ओर ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे कोई दबाव नहीं आएगा, क्योंकि वो एक तो सरकार ने सब्सिडी देने का ऐलान किया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नहीं कहा है कि आप प्राइस कट करिए, जो भी 200 रुपये का नुकसान जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को होगा उसको उसकी सीधी भरपाई सरकार कर देगी। और दूसरा, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिटेबल मार्जिन्स पे अपना कामकाज कर रही है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि 600 रुपये के आसपास उनको सिलेंडर की कॉस्ट पड़ रही है, और वहीं वो 1100 रुपये के आसपास इसकी बिक्री कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नहीं कहा कि आप यहाँ पे इसमें कोई कटौती कीजिए। तो महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट की ओर से, और ज्यादा जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी तरुण शर्मा। तो एक तरफ तो हमने देखा एलपीजी सिलेंडर की कीमतें घटी हैं, तो वहीं दूसरी ओर टमाटर के दामों में भारी कमी देखने को मिली है। पिछले कुछ महीनों से टमाटर की कीमतों ने ग्राहक और व्यापारी सभी को परेशान कर रखा था। ऐसे में एक महीने के अंतराल में टमाटर की कीमतों में काफी ज्यादा कटौती देखने को मिली है। बात की जाए मुंबई के दादर मार्केट में, तो आज के समय में टमाटर करीब 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। टमाटर की कीमतों में गिरावट का जायजा लिया हमारे संवाददाता सौरभ पांडे ने। पिछले कुछ समय में देश भर के टमाटर के दाम जो थे काफी परेशान करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में एक महीने के अंतराल में जो है टमाटर की कीमत आज के समय में करीब 40 से 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। इसका जायजा लेने के लिए हम वहाँ पहुँचे हैं मुंबई के दादर मार्केट में, और आइए सीधा बात करते हैं ग्राहकों और व्यापारियों से कि उनका इस बारे में क्या कहना है। मैडम, टमाटर की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट आया है, पहले 200-250 रुपया था, अभी 35-40 तक मिल रहा है। सभी भाव में भाव गिरा है, सब में सभी भाव कम हो गए, नहीं तो 100 रुपये के केजी मिल रहा है सब। कोई भी हरा सब्जी देखो बहुत महंगा था, अभी थोड़ा सस्ता हो गया तो ग्राहक को भी संतोष हो गया। अच्छी बात है, भाजी की थोड़ी टमाटर के जो भाव गिरे हैं अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ और भी ऐसे हैं कि एक जगह चढ़ रहा है तो एक जगह उतर रहा है। तो अगर सारी चीज़ें धीरे धीरे अगर लेवल में आ जाए तो अच्छा है। गरीब को तो कम से कम उनको खाने के लिए थाली में तो रोटी और सब मिल सके। अभी बजट में अच्छा लग रहा है। पहले तो 180 रुपया, फिर बाद में 160 रुपया हो गया, अभी 50 रुपया किलो हो गया, तो अभी अच्छा हो गया ना। जिस तरह से आपने सुना कि इस ग्राहक और व्यापारी दोनों ही खुश हैं, और उनका कहना है कि सरकार को इसी तरह से उनके
पक्ष में जो है फैसले लेते रहने चाहिए, ताकि उनका जो रसोई का बजट है उस पर कोई ज़्यादा असर देखने को ना मिल सके। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट विद्याधर के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। और आइए बात करते हैं कवर स्टोरीज की। सावन यानी इस अगस्त में मॉनसून 122 सालों में सबसे कम रहा है। पूरे सीजन में भी 8 सालों में सबसे कम बारिश की आशंका है और इसका सीधा असर फसलों पर पड़ेगा, क्योंकि देश में फसलों की सिंचाई के लिए 70% पानी मॉनसून से ही मिलता है। अधिकतर तालाब भी पानी के लिए मॉनसून पर ही निर्भर हैं और अगर ऐसा होता है तो महंगाई बढ़ जाएगी। एक रिपोर्ट देखिए, फिर अपने खास एक्सपर्ट से करेंगे चर्चा। पूरा भारत बारिश को तरस रहा है। जुलाई में उत्तर भारत ही सिर्फ झमाझम बारिश की बूंदों से भीगा, लेकिन बाकी हिस्से में सामान्य से कम ही बारिश हुई। वहीं अगस्त में उत्तर भारत भी बारिश के लिए तरसा है। इस बार पूरे मानसून सीजन में 8 सालों में सबसे कम बारिश होने की आशंका है। 1 जून 2023 से अब तक सामान्य से 8% कम बारिश हुई है। अगस्त पूरी तरह सूखा रहा है और अब सितंबर के हालात भी ऐसे ही नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सितंबर के लिए भी आसार अच्छे नहीं हैं। मौसम का हाल बताने वाली एजेंसी स्काई मेट के मुताबिक पिछले 8 साल में सबसे कम बारिश की संभावना है। पूरे मानसून सीजन में अब तक सिर्फ 92% बारिश हुई है। इससे पहले साल 2015 में 86% बारिश हुई थी। अगस्त 2023 में बारिश सामान्य से 32% कम हुई। जुलाई में 13%, जून में 9% कम बारिश हुई है। 122 साल में पहली बार ऐसा हुआ जब अगस्त में सूखे की आशंका है। आमतौर पर 15 से 20 सितंबर के आसपास मानसून की वापसी शुरू हो जाती है, लेकिन पिछले 4 साल से सितंबर में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, क्योंकि मानसून की वापसी देरी से हुई। हालांकि इस बार आशंका है कि सितंबर में पूर्वी और उत्तरी राज्यों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। अल नीनो का असर सितंबर में भी दिखाई दे रहा है। अगस्त में भी अल नीनो की वजह से बारिश कम हुई है। ऐसे में सितंबर में भी इसका असर दिख सकता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि इसके कारण दाल, चावल, चीनी और सब्जियों जैसी जरूरी चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। जुलाई में खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति दर जनवरी 2020 के बाद सबसे ऊंची रही थी। देश में फसलों की सिंचाई के लिए 70% पानी मानसून से ही मिलता है। अधिकतर तालाब भी पानी के लिए मानसून पर ही निर्भर हैं। देश की करीब आधी कृषि भूमि के पास आज भी सिंचाई के दूसरे विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे हालात में मानसून का कम होना न सिर्फ फसल पैदावार को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त हमारे साथ है खास मेहमान स्काईमेट के वाइस प्रेसिडेंट महेश पलावत। महेश जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम जैसा देख पा रहे हैं 8 साल में सबसे खराब मॉनसून की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती जो अनुमान थे उसमें भी ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि थोड़ा अल नीनो का इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल सकता है। हालांकि सर, जो जुलाई में हमने बरसात देखी, पहली बार इतने सालों में हमने देखा कि दिल्ली और बॉम्बे में एक साथ मॉनसून ने दस्तक दी थी, लेकिन उसके मुकाबले अगस्त में बहुत बड़ी कमी हमें देखने को मिल रही है। आखिरकार वजह क्या रही है इसकी बड़ी? देखिए स्वाति, अभी जो हमने देखा कि मानसून की बारिश जून में कम हुई थी। साइक्लोन बिपरजॉय आया था, जिसके कारण जो गुजरात और राजस्थान में काफी अच्छी बारिश हो गई थी। लोगों ने, यानी किसानों ने फसल बो दी थी और उसके बाद जो बारिश थी वो कम हो गई थी जून में ही। और जुलाई में क्या हुआ था कि बारिश काफी अच्छी हुई थी, क्योंकि जो अल नीनो का इम्पैक्ट है वो जुलाई में दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर तो बढ़ने लगे थे, लेकिन उनका समन्वय जो एटमॉस्फेयर के साथ नहीं हो पाया था। तो हमने देखा कि जैसे ही जुलाई खत्म हुआ और अगस्त में जो मानसून तरफ है वो पहाड़ों के ऊपर चली गई और पहाड़ों पर भारी बारिश हुई, बहुत नुकसान हुआ। लेकिन बाकी जो हिंदुस्तान था उसमें क्या हुआ कि वेस्टर्ली विंड और जो सूखी हवाएं चलती रही और अल नीनो का असर भी दिखाई देने लगा। तो अगस्त का महीना काफी ज्यादा सूखा गुजरा है, 32% की कमी है और ये 2015 के बाद सबसे ज्यादा कमजोर मानसून है। पिछले जो 3 मानसून थे उसमें ला नीना था। ला नीना जब होता है तो मानसून हमारा अच्छा होता है और अल नीनो का असर उल्टा होता है। तो अल नीनो ईयर है ये, इसीलिए ये इस तरह की वेदर एक्टिविटी हो रही है, यानी कि मानसून काफी ज्यादा कमजोर है। अभी जो 4 या 5 दिन अगस्त के बचे हैं उसमें भी बारिश की संभावना
बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और सितंबर का महीना भी इसी की तर्ज पर जा रहा है। जी। तो आप कह रहे हैं कि इस मॉनसून के मोर्चे पर कुछ अच्छी खबर नहीं, आगे भी होने का अनुमान आप जता रहे हैं। महेश जी, एक बहुत ही अजीब सी स्थिति इस बार हमने देखी है। कहीं पर बाढ़ आ रही है तो कहीं पर एकदम सूखा पड़ रहा है। तो ये जो बाढ़ और इस बारिश और सूखा का जो हमने एक अजब सा मेल इस बार देखा, क्योंकि देखा पहाड़ों में इतनी बारिश हो रही है कि वहां पर लैंडस्लाइड बाढ़ आ रही है, लेकिन ऐसी जगह जहां पर बारिश होनी चाहिए जैसे बिहार हो गया, वहां पर इतना डेफिसिट है इस बार मानसून का। तो क्या वजह रही है कि ये पॉकेट्स जो रहे हैं, जैसे बिहार जैसा प्रदेश हो गया, आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर मानसून इस बार रूठ गया? देखिए स्वाति, क्या होता है कि जो ट्रेडिशनली हमने देखा कि जो बिहार है, असम है, ये इसमें बाढ़ हर साल आती थी, क्योंकि जब भी इंडो गैंजेटिक प्लेन्स यानी गंगा के मैदानी क्षेत्रों में ट्रफ रहती थी और जो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनते थे, वो उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते थे और उसके कारण क्या होता था कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश होती थी। तो अभी जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जब पहाड़ों पर शिफ्ट हो जाती है, तो इसीलिए जो बाढ़ जैसी स्थिति, बादल फटने की स्थिति, ये हिमाचल और उत्तराखंड में दिखाई दी। लेकिन क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया वगैरह जितने भी बने जुलाई में, जो बंगाल की खाड़ी में, पहले वो उत्तर पश्चिम की दिशा की तरफ बढ़ते थे, लेकिन क्लाइमेट चेंज का भी असर है और अल नीनो का तो है ही, लेकिन इस साल क्लाइमेट चेंज का भी असर है। और क्लाइमेट चेंज का असर पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं कि लो प्रेशर एरिया पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि अब क्या होता है कि तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और दक्षिणी राजस्थान और गुजरात, ये जो इलाके हैं वो बाढ़ग्रस्त होते हैं। यहाँ पर भीषण बाढ़ आती है, काफी ज्यादा नुकसान होता है, जबकि उत्तर पश्चिम और जो पूर्वी भारत है, वहां सूखे जैसे हालात होते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा लेट आया था, पिछले साल भी मानसून कमजोर रहा था पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड में। अभी भी जुलाई तक जो नेपाल की पहाड़ियों पर और जो चंपारण वगैरह में, तो वहां थोड़ा सा जल भराव की स्थिति देखने को मिली है, लेकिन अब फिर से वहां पर सूखे जैसे हालात हो गए। तो ये क्लाइमेट चेंज का असर है कि कहीं कुछ इलाकों में काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है और जो क्लाइमेट चेंज के कारण एक और मैं आपको बता दूं कि जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एयर टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, हवा में मॉइस्चर कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो जो बादल बनते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और वर्टिकली डेवलप्ड बनते हैं और बहुत ज्यादा भारी बारिश होती है। तो क्या होता है कि पहले जो झमाझम बारिश होती थी, 4-5 दिन होती थी, वही 4-5 दिन की बारिश अब एक दिन में या 8-10 घंटों में हो जाती है, जिससे कि नुकसान की जगह, फायदा की जगह नुकसान ज्यादा होता है और फ्लैश फ्लड वगैरह आ जाते हैं। जी। तो जो आप अल नीनो का असर महेश जी बता रहे हैं, अब जो आगे आने वाले साल हैं, क्योंकि इस बार तो हमने एक डेफिसिट देखा है, आप कह रहे हैं कि आगे कुछ ज्यादा संभावना आपको नहीं लग रही है कि जो मॉनसून है वो कवर अप करे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन आने वाले टाइम में और जो स्पीड है मॉनसून की उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रह सकती अगला साल, क्योंकि आपने जो अभी मेंशन किया पिछले 8 साल से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है। आगे सर, आगे के आने वाले 2-3 सालों के लिए क्या परिस्थिति है? अल नीनो का इम्पैक्ट जो है और ज्यादा हम देख पाएंगे? देखिए, अभी आगे की अगर मैं बात करूं, पहले सितंबर की बात करते हैं कि सितंबर का पहला सप्ताह जो है उसमें फिर से जो पूर्वी भारत है और मध्य भारत के पूर्वी जो इलाके हैं, जैसे कि पूर्व मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, झारखंड, ये जो इलाके हैं यहाँ पर फिर से बारिश बढ़ेगी थोड़ी सी, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं होगी। और अगले साल के लिए अभी से कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अल नीनो जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐसा लग रहा है कि ये सर्दियों तक रहेगा। उसके बाद हो सकता है न्यूट्रल कंडीशन आ जाए, क्योंकि अभी से इतना लंबा फोरकास्ट मुश्किल होता है। अगर न्यूट्रल कंडीशन आती है तो इस जो अगला मानसून है इस मानसून से अच्छा होगा। और यूजुअली क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होते हैं, तो ला नीना की स्थिति तो अभी फिलहाल अगले मानसून में हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन अगर न्यूट्रल कंडीशन में भी आ जाता है, तो यानी कि अल नीनो से जब ला नीना की तरफ आता है तो पहले न्यूट्रल में आता है, तो भी मानसून अगला जो है अच्छा हो सकता है। लेकिन उसके आगे के जो मानसून है उसके बारे में अभी से कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि अभी जो आगे मानसून आएंगे उसमें इस तरह के जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हैं, या चाहे वो ला नीना हो, चाहे अल नीनो हो, बारिश कम हो या ज्यादा हो, कुछ इलाकों में भारी बारिश होगी और कुछ इलाके सूखेग्रस्त रहने वाले हैं। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। जी। तो आमतौर पर जो हम कहते हैं ना कि मॉनसून की विदाई अब हो रही है, तो मॉनसून की विदाई तक का कितना समय है महेश जी अभी? देखिए, पहले क्या होता था कि ये 10-10 साल में इसका चेंजेस आते हैं, क्योंकि जो एवरेज निकाला जाता है, पहले
61 से लेकर के 2010 तक का था, तब 1 सितंबर को मानसून विदाई लेता था। लेकिन पिछले कई सालों में क्लाइमेट चेंज की वजह से हमने देखा कि मानसून अक्टूबर तक रहता है। तो 1970 से लेकर के 2020 तक का जो डेटा आया, उसके हिसाब से मानसून की विड्रॉल डेट अब 17 सितंबर हो गई है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा कि ज्यादा देर तक रुकता था मानसून, लेकिन इस बार हमने देखा कि पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। जो भी वेदर सिस्टम बन रहे हैं वो, यानी लो प्रेशर एरिया वगैरह, मध्य प्रदेश से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस बार हमें लग रहा है कि मानसून समय से पहले विदाई लेना शुरू कर देगा। 10 से 15 सितंबर के बीच में पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे पूरे भारत से मानसून विदा हो जाएगी। जी, मतलब 15 सितंबर, लगभग 2 हफ्ते का समय आप और कह रहे हैं, जब धीरे धीरे वो परिस्थिति बनेगी कि मानसून की विदाई की। तो इस दौरान महेश जी, 2 हफ्ते के दौरान कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर अनुमान जताया जा रहा है कि अच्छी बारिश हो सकती है? क्योंकि पहाड़ों में तो हम देख ही रहे हैं कि बारिश हो रही है लगातार, लेकिन जहां पर थोड़ा बहुत डेफिसिट बना हुआ था, क्या वहां पर कुछ आसार हैं? देखिए, रिकवरी तो हमें दिखाई नहीं दे रही पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक कुछ ट्रफ वगैरह बन सकती है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है, जो 2 सितंबर से लेकर के 7-8 सितंबर तक रहेगा। तो उड़ीसा में, झारखंड में और गंगेय पश्चिम बंगाल के साथ साथ छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके, उत्तरी तेलंगाना और पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ, यानी कि पूर्वी भारत के साथ साथ मध्य भारत के पूर्वी जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी काफी अच्छा मानसून उस समय दिखाई दे सकता है। तो किसानों भाइयों के लिए राहत है। लेकिन सबसे बुरी खबर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के लिए है। यहाँ पर अब आगे कोई खास उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही। जी, तो कुछ राज्य है जहां पर अभी भी उम्मीद के मुताबिक बारिश की संभावना अगले कुछ आने वाले 2-3 हफ्तों में महेश जी को नहीं लग रही है। ये जो सर, ये क्लाइमेटिक चेंज है, जो ये ग्लोबल फिनोमेना अब क्रिएट हो रहा है, जिसके चलते हम इतना ज्यादा जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, क्या इन परिस्थितियों को टालना संभव है क्या हम सबके लिए? क्या हम अपने लेवल पर कर सकते हैं? क्योंकि अगर हर साल ऐसी स्थिति रही तो फसलें बर्बाद होगी, और फसलें बर्बाद होगी तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। और जिस तरीके से जल जीवन और इसकी जो तबाही हम देख रहे हैं इन परिस्थिति के कारण, वो भी लगातार उनसे हमें दो चार होना पड़ेगा। क्या इसको कम करने के लिए किया जा सकता है? इन स्थिति को और थोड़ा टालने के लिए क्या कुछ स्टेप उठाए जा सकते हैं? देखिए, वैसे तो आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो काफी ज्यादा सभाएं हो रही हैं, कई देश मिलकर के सुमित कर रहे हैं और इसके कुछ मतलब उपाय भी किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि गवर्नमेंट के साथ साथ जो आम जनता है, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जितना ज्यादा फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे, यानी कि जो व्हीकल जो ट्रैफिक है उसको कम करने की कोशिश करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, यानी कि सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये जो एनर्जी है इसकी तरफ जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करेंगे। उससे क्या होगा कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है कम होना शुरू हो जाएंगे। रिवर्सल तो होगा लेकिन समय लगेगा। कार्बन फुटप्रिंट अगर हम कम करेंगे तब जाकर के जो पहले जैसी स्थिति थी वो धीरे धीरे आएगी। उसमें भी 8-10 साल कम से कम लगेंगे, लेकिन अभी से शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और सबका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो स्थिति और ज्यादा चिंताजनक हो जाएगी। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेंगे और ज्यादा जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा अलग तरह से होगा। कहीं पर भीषण बाढ़ आएगी, कभी भीषण सूखा होगा और साइक्लोन काफी ज्यादा उग्र होंगे, बादल फटने की घटनाएं बनेगी, यानी कि इस तरह की वेदर एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन ये जो मैंने उपाय बताए हैं वो अगर हम अभी से शुरू करेंगे तो काफी ज्यादा स्थिति में सुधार हो सकता है। जी, तो ये जो आइडियल टेम्परेचर होता है सर, ग्लोबल टेम्परेचर क्लाइमेट का, वो कितना है जिसको अचीव करना जरूरी है हम सबके लिए, और कितना बढ़ा है उससे? ये देखिए, अभी तो ये 0.9 के आसपास या 1 डिग्री के आसपास बढ़ चुका है प्री इंडस्ट्रियल एरा के बाद से। और लेकिन जो ग्रेजुअल इंक्रीज था, अब इसका जो इंक्रीज है वो काफी ज्यादा तेजी से, यानी कि जो स्टीप प्राइस दिखाई दे रहा है। तो उससे क्या होगा कि अगर 1.5 डिग्री और तापमान बढ़ गया तो उससे ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और जो समुद्र में जो टेम्परेचर बढ़ेंगे, समुद्र ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है और उसमें जो प्लांटेशन है वो अगर डैमेज हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड वो सोख नहीं पाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी। तो ये सारा काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, वेजिटेशन के लिए और
जो भी जीव जंतु हैं, अगर वेजिटेशन, क्योंकि फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उसकी जो क्वालिटी खराब हो जाएगी। अगर 50% प्रोडक्शन कम हो जाता है तो स्टारवेशन आ जाएगा। जो मार्जिनल जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी स्थितियां बन सकती हैं। और जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जो समुद्र का जो सतह बढ़ रही है, तो जो लो लाइंग एरियाज है वो भी जलमग्न हो जाएंगे। करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। जी। तो दूरगामी परिणाम जलवायु परिवर्तन के होंगे, जिसको अभी से संभालना बेहद जरूरी है। धन्यवाद करेंगे महेश पलावत जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी। आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है और इस दौर में जब बच्चे मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया में बिल्कुल लीन होते जा रहे हैं, इन बच्चों को कैसे मोबाइल से निकालकर खेल के मैदान में लाया जाए, क्यों है ये जरूरी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक वो दौर था जब बच्चों का पढ़ाई लिखाई के साथ खेल कूद में खूब वक्त बीतता था। घर के आसपास खेलने के मैदान थे, स्कूलों में भी स्पोर्ट्स का खूब चलन था। लेकिन अब खेल कूद के मैदान सिमटते जा रहे हैं। बच्चे खेलना चाहे भी तो कहाँ खेलें? वहीं कामकाजी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को खेल के मैदान में लाना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। यही वजह है कि बच्चों की दुनिया पढ़ाई लिखाई और मोबाइल के इर्द गिर्द सिमट चुकी है। इससे ना तो उनका ठीक से शारीरिक विकास हो पा रहा है और ना ही मानसिक तौर पर वे मजबूत बन पा रहे हैं। ऐसे में खेल कूद के महत्व पर बात करना जरूरी हो जाता है। खेल कूद का माहौल ठीक से नहीं मिल पाने के चलते बच्चों में अवसाद का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में अगर बच्चों को बचपन से ही तनाव झेलने के लिए तैयार नहीं किया गया तो बाद में दिक्कत आ सकती है। यही वजह है कि बचपन में बच्चों को नियमित खेलकूद एक्सरसाइज के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। खासकर बड़े शहरों के हाउसिंग सोसाइटीज में बच्चों के खेलकूद के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। हर रिहायशी इलाकों में खेल के मैदान होने चाहिए। हर स्कूल में आउटडोर खेल खेलने के लिए जगह होनी चाहिए और बच्चों के लिए हर रोज एक गेम्स का पीरियड जरूर होना चाहिए। आउटडोर खेलों से बच्चों की बॉडी से फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं और इससे दिमाग की एक्टिवनेस बढ़ती है। ये एक्टिवनेस बच्चों को किसी भी तरह के तनाव को झेलने की शक्ति देता है। इस फील गुड केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। इसमें डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन शामिल होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स दिमाग को नियंत्रित करने में मददगार होते हैं और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने पर ये रिलीज होते हैं। मतलब ये हुआ कि खेल कूद से बच्चा शारीरिक के साथ साथ मानसिक तौर पर भी मजबूत बनता है। सबसे पहले हम छोटे बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ावा देने वाले कुछ खेलों पर बात करते हैं। इसमें पजल, सुडोकू और बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे खेल हैं, जिसमें बच्चों को दिमागी कसरत करनी पड़ती है। इस काम में पेरेंट्स बच्चों का साथ दे सकते हैं। वहीं शारीरिक विकास के लिए बच्चे खो-खो, दौड़, लंबी कूद, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टीटी जैसे इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स में शरीक हो सकते हैं। इससे हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। पसीना आने से स्किन के जरिए शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती। सबसे बड़ी बात यह है कि थकान होने से बच्चे अच्छी खुराक के साथ पूरी नींद लेते हैं। वहीं बच्चों में खेल कूद से टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है। अनुशासन और दूसरों के प्रति सम्मान के अलावा प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। विफलता से अवसाद के बजाय फिर से लड़ने की ताकत मिलती है। और तो और खेल कूद को प्रोफेशन के तौर पर भी अपनाया जा सकता है। वहीं खेल कूद में बेहतर होने पर स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी के भी विकल्प खुले होते हैं। इसलिए दैनिक दिनचर्या में खेलकूद भी उतनी ही जरूरी हो गई है जितना कि किताबी ज्ञान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब से करीब 90 घंटे बाद भारत अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। चांद के बाद अब भारत सूरज को अपनी मुट्ठी में करने जा रहा है। इसरो 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से एक रॉकेट लॉन्च करेगा जो सूरज की ओर रवाना होगा। भारत का सूर्ययान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा। वहां तक पहुंचने में उसे 4 दिन ज्यादा लगेंगे। अगर दिन की बात करें तो 125 दिन लग सकते हैं। सूरज के करीब पहुंचने पर आदित्य L1 अगले 5 साल तक सूरज पर रिसर्च कर सकता है। इस मिशन का पूरा खर्च करीब 400 करोड़ रुपए है। सूरज की निगरानी हमारा सूर्ययान कुछ इसी तरह करेगा। महज 5 दिन पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपनी काबिलियत की छाप छोड़ने वाले इसरो के वैज्ञानिकों का अगला निशाना सूरज है, जिस पर तिरंगा लहराने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसरो के सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1 है, जो धरती से सूरज की तरफ 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा और सूरज से धरती पर पड़ने वाले असर का पता लगाएगा। ये सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला स्पेस मिशन होगा।
मिशन आदित्य L1 का मकसद सूरज की स्टडी करना है। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर जाएगा। ये फोटोस्फीयर और क्रीमोस्फीयर का निरीक्षण करेगा, साथ ही सूर्य की सबसे बाहरी परत का ओवरव्यू करेगा। अब जबकि भारत का मिशन आदित्य L1 सूरज की तरफ अपने कदम बढ़ाने के लिए तैयार है, तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये ऊर्जा के इस सागर से कई नई जानकारियां निकाल कर लाएगा। और आइए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव वाला ट्रेंड देखने को मिला। सेंसेक्स करीब 80 अंक चढ़कर 66,000 के पार बंद हुआ। साथ ही हमने देखा कि निफ्टी 37 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 19,350 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी 44,495 पर सपाट बंद हुआ। तो बाजार में आज सबसे ज्यादा एक्शन कहां पर देखने को मिला? दिन भर का जो एक्शन है और हलचल है बता रहे हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर। देखिए, आज मार्केट में आपको बढ़िया तेजी आती हुई दिखी। आप निफ्टी देख लीजिए या बैंक निफ्टी देख लीजिए, वहां पर तो आपको इतनी ज्यादा जो है बड़ी तेजी नहीं आती हुई दिखी, पर स्मॉल कैप या मिड कैप की देखिए तो कई सारे स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी जो रैली आती हुई दिखी। निफ्टी गेनर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो हिंडाल्को, यूपीएल, अडानी पोर्ट्स, हीरो मोटोकॉर्प ऐसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको जो है गेन आते हुए दिखे। वहीं अगर आप लूजर्स की कैटेगरी अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो भारतीय एयरटेल, HUL, एक्सिस बैंक और डॉक्टर रेड्डी जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? गोकुलदास एक्सपोर्ट जो उन्होंने अधिग्रहण करा उसके चलते फोकस में रहा। इंडिया पेस्टिसाइड्स, तमिलनाडु पेट्रो और BEML में भी लगातार अगर आप देखें तो खरीदारी आती हुई दिखी है। 13% के आसपास की बड़ी गेन वहां पर आती हुई दिखी है। 13% के आसपास की बड़ी गेन वहां पर भी आती हुई दिखी। टॉप गेनर्स अगर निफ्टी के अलावा देखे जाएं तो PCBL, अल्काइल एमाइंस, बालाजी एमाइंस, दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पे टॉप गेनर्स की इसमें आप सूची में रहे। स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो सारे ही केमिकल स्टॉक्स में आपको आज अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखी। और टॉप लूजर्स अगर आप देखें निफ्टी के अलावा तो उसमें यूनियन बैंक, टीटागढ़ रेल, दोदना डेयरी और PNG हाइजीन जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। ओवरऑल अगर आप देखें तो आज मार्केट बढ़िया तेजी के साथ स्पेसिफिकली बंद होते हुए दिखे, जिसमें स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली काफी बढ़िया रही। और आइए इस बीच आपको बता देते हैं कि अमेरिकी बाजार का हाल इस वक्त क्या है, किस तरीके से अमेरिकी बाजार खुले हैं, डाउ नैस्डैक में कैसा एक्शन इस वक्त हम देख पा रहे हैं। तो हरे निशान में अमेरिकी बाजार कुछ बढ़त के साथ खुले हैं और डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक में लगभग आधा से 1.5% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। पीरामल एंटरप्राइजेस के एनालिस्ट मीट हुई है। क्या है इसके हाइलाइट्स, क्या रहा खास इसमें, बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। देखिए, कल पीरामल एंटरप्राइजेस ने अपनी एनालिस्ट मीट की थी और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी है। खासकर FY28 तक कंपनी का क्या रोड मैप रहने वाला है ये इन्होंने सामने रखा है। इनका कहना है कि आगे भी कंपनी Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में खासकर फोकस करने वाली है। फिलहाल भी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के कुल कारोबार, कुल जो रिटेल खासकर कारोबार है उसमें से 47% Tier 2, Tier 3 सिटीज़ से आता है और आगे भी ये यहीं फोकस बढ़ाने वाले हैं। बैलेंस शीट को मजबूत करेंगे। M&A पे इनका खास फोकस रहने वाला है। वैसे भी इस कंपनी के पास काफ़ी अच्छा कैश है, तो जाहिर सी बात है इस स्पेस में कंपनी कहीं ना कहीं फोकस करने वाली है। FY28 तक AUM को दोगुना करने का कंपनी ने लक्ष्य रखा है। फिलहाल करीब 75,000 करोड़ के आसपास का है, यानी कि इसको बढ़ा के करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास लेके जाने का ये प्लान कर रहे हैं। इनफैक्ट रिटेल का AUM अगर आप देखेंगे तो जो फिलहाल करीब 35,000 करोड़ के आसपास है, इनका कहना है कि इसको 85 से 90,000 करोड़ के आसपास ये लेके जाएंगे। और CAGR ग्रोथ की बात करें कि FY28 तक तो करीब 23% के आसपास रह सकती है। होलसेल का AUM अगर आप देखेंगे तो फिलहाल 29-30,000 करोड़ के आसपास का है, इसको बढ़ा के 35 से 40,000 करोड़ करेंगे। होलसेल टू बुक जो है उसको बढ़ाने पे इनका खास फोकस रहेगा। क्रेडिट कॉस्ट इनका कहना है कि फिलहाल काफ़ी बड़ा हुआ है, आगे चल के ये 2% के नीचे आ सकता है। साथ ही साथ ROA अगर आप देखेंगे तो वो भी काफ़ी कम है, आगे चल के ये 3 से 3.3% के बीच में रहने वाला है। और रिटेल और होलसेल दोनों के रिटर्न ऑन एसेट्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। इनफैक्ट कुल AUM में रिटेल का हिस्सा फिलहाल करीब 56% के आसपास का है, आगे चल के इसको बढ़ा के 70% करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। इंश्योरेंस कारोबार में भी अगर आप देखेंगे तो न्यू बिजनेस प्रीमियम, एनुअलाइज प्रीमियम में 40 से 50% के आसपास की बढ़त का अनुमान ये लगा रहे हैं। आपको याद होगा हाल ही में इस कंपनी ने
श्रीराम ग्रुप में अपना स्टेक बेचा था, उसके बाद इन्वेस्टर्स को और शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड भी किया था, लेकिन अभी भी श्रीराम इंश्योरेंस में और साथ ही साथ श्रीराम इन्वेस्टमेंट में इनकी करीब 2200-2300 करोड़ रुपए के आसपास की होल्डिंग बची हुई है और इनका कहना है कि जल्द उसको भी ये मोनेटाइज करने वाले हैं। तो लेट्स सी कब तक ये मोनेटाइज करते हैं, लेकिन जो अपडेट इन्होंने जो रोड मैप रखा है FY 28 तक का वो अच्छा है। हालांकि ब्रोकरेज हाउसेस को ये खास पसंद नहीं आया है और वो इसलिए है क्योंकि स्टॉक में काफ़ी रनअप आ चुका है। इसके लिए इस रोड मैप के बाद भी किसी ब्रोकरेज हाउसेस ने कोई बड़ा टारगेट रेज नहीं किया, लेकिन घटाया भी नहीं है। लेकिन रोड मैप को अगर आप देखेंगे तो वो काफ़ी बेहतर है। वहीं डीमार्ट पर यूबीएस की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में क्या खास है, बता रहे हैं डिटेल्स हमारे सहयोगी आशीष। देखिए, डीमार्ट पर आज यूबीएस की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, जहां पर इन्होंने अपने व्यू को भी बदला और साथ में टारगेट प्राइस भी इंक्रीज किया। पहले देखिए बिकवाली किराया दिया करते थे, अब ये खरीदारी किराया दे रहे हैं। लक्ष्य भी आप देखिए तो 3700 से बढ़ाकर 4700 रुपये कर दिया, पूरे 1000 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर की है। और इनके पीछे तर्क ये है कि यहाँ पर ये मान रहे कि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो भारत में रिटेल स्पेस काफ़ी बड़ा है और कंपटीशन बिल्कुल फिलहाल है नहीं। लोग ग्रेजुअली अगर आप देखें तो ऐसे रिटेल चेंज पर शिफ्ट कर रहे हैं। इसके लिए मार्केट साइज़ के हिसाब से देखें तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोगों को कंसर्न्स थे कि रिलायंस रिटेल की वजह से इस सेक्टर में स्पेस में कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाएगा, लेकिन रिलायंस रिटेल के एग्रेसिव एक्सपांशन के बाद भी हमने देखा है कि डीमार्ट के जो स्टोर एडिशन है इसमें ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट मार्केट शेयर बिल्कुल मेंटेन देखने को मिल रहा है और दोनों कंपनी साथ में मार्केट शेयर गेन भी कर रहे हैं। देखिए, भारत की डेमोग्राफी अगर आपको तुलना करनी है तो ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जहां से हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर ऐसे बड़े साइज़ के रिटेल चेंज हैं और एक से अनेक हैं, और फिर भी अगर आप देखें तो ग्रेजुअल मार्केट शेयर यहाँ पर मेंटेन देखने को मिला है। और जैसे कि मैंने बताया कि भारत में फिलहाल ये स्पेस जो है अभी ग्रो कर रही है, लोग धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ग्रोथ के अवसर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते यूबीएस मान रहे हैं कि आगे वाले सालों में भी 25% CAGR की टॉप लाइन ग्रोथ आपको डीमार्ट दिखा सकता है। इसके अलावा एक इन्होंने चैनल चेक भी किया जिसमें पता चला कि फुटफॉल में लगातार बढ़त आपको देखने को मिल रही है। बड़े जो कॉम्बो पैक्स हैं इनकी बिक्री हो रही है और साथ में अगर आप देखें तो जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं इनकी भी बिक्री में आपको इजाफा देखने को मिला है, तो मार्जिन में फर्दर बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक और ख़ास बात है कि पहली तिमाही FY 24 की जब आई थी तब रिजल्ट्स में एक चीज़ काफ़ी हाईलाइट की गई थी कि इनका अपैरल बिजनेस काफ़ी बढ़िया कर रहा है। और इसके पीछे का तर्क है कि अब इन्होंने अपने स्टोर्स में जो फिटिंग रूम्स हैं, यानी आम भाषा में इसे ट्रायल रूम्स कहते हैं, इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो धीरे धीरे अगर आप देखें तो अपैरल बिजनेस भी काफ़ी बढ़िया कर रहा है। तो डीमार्ट यहाँ पर देखें 1000 रुपये मौजूदा भाव से, यानी करीब 27-28% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूबीएस, खरीदारी की राय दी है। स्टार्टअप कंपनियों पर बेरॉन कैपिटल की रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में क्या खास आया है, क्या फाइंडिंग्स हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता। तो दिग्गज एसेट मैनेजमेंट फर्म बैरन कैपिटल ने स्टार्टअप वैल्यूएशन को लेकर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली, जिसके अंतर्गत बाइजूस जो कि एक एडटेक स्टार्टअप है वहां पर वैल्यूएशन ऑलमोस्ट उन्होंने आधी कर दी है। पर दूसरी तरफ जो फूड टेक स्टार्टअप स्विगी है उनकी वैल्यूएशन इन्होंने 2 बारी घटाने के बाद ये बढ़ाते हुए नजर आए हैं। और साथ ही पाइन लैब्स की वैल्यूएशन जो फिनटेक में है उनकी भी वैल्यूएशन इन्होंने बढ़ाई है। अब आप देखिए वैल्यूएशन के लिहाज से बैरन कैपिटल ने स्विगी की जो वैल्यूएशन है 34% से बढ़ा दी है। इसके पहले मार्च 2023 में इन्होंने इनकी $6.5 बिलियन की वैल्यूएशन इन्होंने रखी थी, जो कि उसकी पिछली जो वैल्यूएशन थी उससे 10% नीचे थी। पर इस बारी $8 बिलियन की वैल्यूएशन इन्होंने स्विगी को दोबारा से दे दी है। तो इस वजह से जो इंटायर फूड टेक स्टार्टअप वर्ल्ड है, फिर चाहे स्विगी हो, जोमैटो हो, वहाँ पर आपको फोकस रखना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर आपको और भी आगे चलकर वैल्यूएशन अपग्रेड्स आते हुए नजर आए, क्योंकि पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए ये एक अच्छी बात है जिस तरह से ये वैल्यूएशन बढ़ाए गए हैं। 34% के यहाँ पर स्विगी की वैल्यूएशन इन्होंने 2 बारी घटाने के बाद बढ़ाई है। वहीं अगर आप बाइजूस की बात करें तो लगभग 44.5% से इनकी वैल्यूएशन उन्होंने घटाकर $11.7 बिलियन की कर दी है। और ये इसलिए क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि कंपनी के ऑडिटर और बोर्ड मेंबर्स के इस्तीफे के वजह से लगातार कंपनी जो है फोकस में आती हुई दिखी है, शक के घेरे में आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इनकी वैल्यूएशंस अक्रॉस द बोर्ड अलग अलग कंपनियां, अलग अलग एनालिस्ट यहाँ पर गिराते हुए नजर आ रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बैरन कैपिटल ने भी यहाँ पर ये स्टेप लिया है। करीबन 44.5% से इनकी वैल्यूएशन घटा दी है। जहाँ तक पाइन लैब्स की बात है, यहाँ पर इन्होंने वैल्यूएशन 10% से बढ़ाकर $4.92 बिलियन अब ये करते हुए दिख रहे हैं। तो 3 स्टार्टअप्स है यहाँ पर, इनकी जो वैल्यूएशन रिपोर्ट आती हुई दिख रही है बैरन कैपिटल। इंटरेस्टिंग है स्विगी और बाइजूस।
हीरो मोटर कॉर्प ने अपनी सबसे खास मोटरसाइकिल कैरिज्मा को नए अवतार में पेश कर दिया है। इस बार की कैरिज्मा पिछले मॉडल से काफी अलग है। नई कैरिज्मा में डिजाइनर अलॉय व्हील्स, मस्कुलर फ्यूल टैंक और स्टाइलिश लुक के साथ इसे पेश किया गया है। नई कैरिज्मा 210 सीसी लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ पेश की गई। बाइक की शुरुआती कीमत 1,72,900 रुपए तय की गई है और ये ब्लैक, रेड और येलो रंगों में उपलब्ध होगी। हीरो कैरिज्मा XMR में इंजन हैंडलिंग के लिए 6 गियर बॉक्स दिए गए हैं और इसके अलावा मोटरसाइकिल में ड्यूअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज देश की पहली इथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च की। यह है टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस, जिसे दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार के प्रोटोटाइप के तौर पर पेश किया गया है। इस कार को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने डेवलप किया है। खास बात यह कि यह कार 100% एथेनॉल पर चलेगी। एथेनॉल गन्ना, अनाज और पौधों से बनाया जाने वाला फ्यूल है। एथेनॉल 60 रुपए प्रति लीटर में मिलता है। ये कार कैसी है, इसका जायजा लिया संवाददाता अमरीश पांडे ने। भारत फॉसिल फ्यूल से अपने आप को अलग करना चाहता है और उसी क्रम में ये है गाड़ी जो कि भविष्य की गाड़ी आप इसको कह सकते हैं। ये पूरी तरीके से फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ी है, जिसको साफ शब्दों में अगर कहें तो दुनिया की पहली गाड़ी जो कि भारत स्टेज 6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली गाड़ी है। अगर इसको सीधे सपाट शब्दों में कहें तो ये गाड़ी 100% इथेनॉल से चल सकती है। साथ साथ इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक EV इंजन भी लगाया गया है, जिससे कि गाड़ी को एक एक्स्ट्रा थर्स्ट मिलेगा। यानी कि जो चिंताएं लोगों को इथेनॉल गाड़ी के साथ होती थी कि ये एमिशन के साथ घर्षण करेगी, उतना पावर जनरेट नहीं कर पाएगी, वो सारी चिंताओं को कंपनी ने दूर करने की कोशिश की है। जो इलेक्ट्रिक इंजन इसके भीतर लगाया गया है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजन ये इथेनॉल इंजन को और सपोर्ट करेगा और ऐसे में गाड़ी पूरी पावर के साथ रन कर पाएगी। अगर हम इथेनॉल की बात करें तो किसी भी फ्लेक्स फ्यूल से, किसी भी जो कन्वेंशनल फ्यूल है उसकी तुलना में इथेनॉल सस्ता है, इको फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है। साथ साथ जो एमिशंस हैं वो बहुत कम हैं, यानी कि गाड़ी प्रदूषण बिल्कुल नहीं करेगी, गाड़ी आपकी जेब भी बचाएगी और गाड़ी चूँकि भविष्य का इंजन है, भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए बनाया गया है, तो ऐसे में इंपोर्ट पे जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल की उसको भी घटाती हुई दिखेगी। तो कुल सीधे शब्दों में अगर कहें तो ये पूरी तरीके से भविष्य की गाड़ी है जो कि इथेनॉल पर भी चल सकती है। पेट्रोल में अलग अलग मिक्सिंग के साथ साथ पूरी तरीके से इथेनॉल पर भी चल सकती है। कैमरामैन सुनील बिश के साथ अमरीश पांडे, जी मीडिया। 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 समिट के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार है। इस दौरान दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी। G20 समिट में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और कई वैश्विक संगठन से जुड़े डेलीगेट्स दिल्ली आएंगे। इस दौरान दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति रहेगी। इस दौरान VVIP मूवमेंट को देखते हुए ऑफिस, मॉल और बाजार बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक 8 से 10 सितंबर तक ऑफिस, मॉल, बाजार बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सामान ढोने वाले वाहनों को ही छूट दी गई है। यही नहीं, दूध, सब्जी, राशन, पेट्रोलियम वाले ट्रक चलेंगे। इसके अलावा कई मेट्रो स्टेशन भी 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। आपको बताएं कि G20 समिट में शामिल होने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आ रहे हैं। भारत न केवल अंतरिक्ष के मोर्चे पर सफलता हासिल कर रहा है, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी देश को कामयाबी हासिल हो रही है। इस्लामिक देश इजिप्ट से भारत की दोस्ती काफी चर्चा में है। भारतीय सेना इजिप्ट में हो रहे 34 देशों के युद्ध अभ्यास में शामिल हुई है। ये युद्धाभ्यास चीन के खिलाफ किसी बड़ी जीत से कम नहीं। जल में, थल में, आकाश में एकजुट हुई 34 देशों की सेनाएं भारत से 4900 किलोमीटर टैंक गरज रहे हैं। आसमान से फाइटर जेट बम बरसा रहे हैं। सैनिक घेराबंदी कर रहे हैं। ये तस्वीरें इजिप्ट में हो रहे 2023 के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास की हैं। सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास इसलिए क्योंकि 1, 2 या 10 नहीं, 34 देशों की सेनाएं इसमें शामिल है। इस युद्ध अभ्यास को नाम दिया गया है ब्राइट स्टार
2023। इजिप्ट में चल रहे युद्ध अभ्यास में सभी 34 देशों की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के जवान अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत भी ब्राइट स्टार 2023 युद्ध अभ्यास का हिस्सा है। भारत ने इस युद्ध अभ्यास में 5 MiG-29 लड़ाकू विमान भेजे हैं। MiG-29 के अलावा भारत के 6 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 150 स्पेशल फोर्स के जवान युद्ध अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ये युद्ध अभ्यास इजिप्ट की राजधानी काहिरा में चल रहा है। भारत के अलावा जो और देश युद्ध अभ्यास में भाग ले रहे हैं उनमें अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की सेनाएं भी शामिल हैं। इस युद्ध अभ्यास में 34 देशों के 8000 से ज्यादा सैनिक एक दूसरे से युद्ध की रणनीति समझ और सीख रहे हैं। ब्राइट स्टार 2023 युद्ध अभ्यास 16 सितंबर तक चलेगा। भारत पहली बार इस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत और इजिप्ट के बीच रिश्तों में मजबूती आई है। इसी साल इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी भारत के दौरे पर आए थे और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी भी इजिप्ट के दौरे पर गए थे। तभी से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत और इजिप्ट के बीच सैन्य सहयोग बढ़ेगा। उसी का असर अब युद्ध अभ्यास के रूप में दिख रहा है। एक तरफ भारत 34 देशों के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास कर रहा है, तो इससे बौखलाए चीन ने भी युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक बार फिर आमने सामने हैं और इस बार अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलकर समंदर में नॉर्थ कोरिया पर हमले की प्रैक्टिस की, जिसके जवाब में किम जोंग उन ने भी अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कह दिया। कोरिया के समंदर में जंग के इस ऐलान के पीछे की कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। अगर अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच जंग हुई तो अमेरिकी कमांडोज किम जोंग की सेना पर कुछ इस तरह हमला करेंगे। समंदर के रास्ते अमेरिका और साउथ कोरिया की कमांडो टीम हमले की प्रैक्टिस कर रही है। दोनों देशों ने पानी में जंग लड़ने का अभ्यास किया। मिलिट्री बोट्स पर सवार ये जवान अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। दुश्मन के खात्मे के लिए बढ़ रहे सैनिक पानी के अंदर गोता लगाकर बिना बताए समुद्र तट तक पहुंच जाएंगे और फिर उनकी मदद करने के लिए बाकी कमांडोज अपनी बोट से पहुंचेंगे। ये मिलिट्री ड्रिल साउथ कोरिया और अमेरिका की साझा मैरीटाइम मिलिट्री ड्रिल का हिस्सा है। साउथ कोरिया में युद्ध की प्रैक्टिस के लिए दोनों देशों के करीब 100 सैनिक शामिल हुए। दोनों देशों की ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 21 अगस्त से शुरू हुई, जो 31 अगस्त तक जारी रहेगी। अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर किम जोंग की घेराबंदी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर उत्तर कोरिया की सेना भी युद्ध की तैयारी कर रही है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग ने अपनी नेवी को परमाणु हथियार सौंपने की बात की है। नॉर्थ कोरिया के नेवल डे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किम जोंग उन अपनी बेटी किम जू के साथ पहुंचे। उत्तर कोरिया ने जो तस्वीरें रिलीज की है उनमें किम जोंग के साथ उनकी बेटी की तस्वीरें भी हैं। इसका मतलब ये बताना है कि किम जोंग के बाद नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम लीडर उनकी बेटी ही बनेंगी। इसी प्रोग्राम में अपनी नेवी के सैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दे दिया। पिछले हफ्ते नॉर्थ कोरिया ने एक जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च करने की कोशिश की थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ गई थी। हालांकि किम जोंग की धमकियों के आगे साउथ कोरिया भी झुकने को तैयार नहीं है। साउथ कोरिया का दावा है कि इस साल अब तक के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास होंगे, जिसमें अमेरिका और साउथ कोरिया के हजारों सैनिक भाग लेंगे। कोरिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है और दुनिया को दोनों देशों के बीच हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साल बदल जाते हैं लेकिन चीन की चाल नहीं बदलती और ये एक बार फिर चीन ने दिखा दिया है। एक तरफ भारत में G20 की भव्य तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी ओर दुनिया के दिग्गज नेता दिल्ली आने वाले हैं। वहीं इस चमक से चिढ़कर चीन ने अब नया प्रोपेगेंडा जारी कर दिया है।
उसने अपने नए मैप में हिंदुस्तान के कई हिस्सों को अपना बता दिया। इतना ही नहीं, ड्रैगन ने अपने नए मैप में ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर कम्युनिस्ट देश का हिस्सा दिखा दिया है। इधर चीन के तथाकथित नक्शे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने विरोध जताया है। अब से कुछ ही दिनों बाद दिल्ली में G20 की बड़ी बैठक होने वाली है, जहां जो बाइडेन समेत बड़े देशों के बड़े नेता मौजूद होंगे। भारत अपनी अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक की जोर शोर से तैयारियां कर रहा है, लेकिन चीन को ये चमक बर्दाश्त नहीं हो रही। भारत में G20 से आने से पहले चीन ने एक बार फिर अपनी चालबाजी दिखाते हुए भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल को अपना हिस्सा बताने की हरकत की है। चीन ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर अपना नया नक्शा जारी किया और इस नए नक्शे में चीन ने अरुणाचल और अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखाया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसे ट्वीट किया और लिखा, ये नक्शा चीन और दुनिया के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं की ड्राइंग पद्धति के आधार पर संकलित किया गया है। चीन की तरफ से ये विवादित नक्शा ठीक G20 से पहले और पीएम मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद जारी किया है। इससे चीन के प्रोपेगेंडा आसानी से समझा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में दोनों देशों ने LAC पर शांति बनाए रखने और तनाव कम करने पर सहमति जताई थी, लेकिन चीन अपनी बात पर एक हफ्ते भी नहीं टिक सका और ये हरकत कर दी। चीन ऐसी खुराफात करने का आदी है। भारत समेत 14 देशों के साथ चीन के सीमा विवाद हैं, यानी जितने देशों के साथ चीन की सीमा लगती है, लगभग सबके साथ चीन का विवाद चल रहा है। चीन ताइवान को अपनी मुख्य भूमि का हिस्सा होने का दावा करता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार कह चुके हैं कि वो मिलिट्री के प्रयोग से ताइवान को चीन में मिलाकर रहेंगे। इसके अलावा वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान दक्षिण चीन सागर क्षेत्रों पर भी चीन अपना दावा करता है। ताइवान के साथ भी चीन के हालात गंभीर हैं। चीन ताइवान पर हमले की लगातार धमकी दे रहा है, तो कभी ताइवान को उकसाने के लिए तरह तरह की सैन्य कार्रवाई भी कर रहा है, तो वहीं ताइवान भी पूरी तैयारी करने का दावा करता रहा है। तो वहीं साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका तक से उसका विवाद चल रहा है। तमाम विवादों के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और लगातार नया हथकंडा अपनाने की कोशिश करता रहता है। हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है और इस बार भी कुछ ऐसा ही जवाब उसे जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात आसमान में देवदूतों के हैरान करने वाले कारनामे की। आखिर डॉक्टर्स को यूं ही भगवान नहीं मानते, ये बात एक बार फिर से साबित हो चुकी है, जब दिल्ली एम्स के 5 डॉक्टरों की टीम ने एक उड़ते प्लेन में 2 साल की बच्ची को मेडिकल ट्रीटमेंट देकर उसकी जान बचाई, वो भी तब जब इलाज के दौरान बच्ची को हार्ट अटैक भी आ गया। देखिए आसमान में उड़ने में प्लेन में 45 मिनट के भीतर हुए इस चमत्कार पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इस कहावत को एक बार फिर सच साबित कर दिखाया दिल्ली एम्स के 5 डॉक्टरों की टीम ने, जिन्होंने जमीन से करीब 40,000 फीट ऊपर उड़ रहे प्लेन में 2 साल की एक बच्ची की जान बचा ली। इनमें 3 महिला डॉक्टर और 2 पुरुष डॉक्टर शामिल थे और ये 5 दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर हैं। इनके नाम हैं डॉक्टर नवदीप कौर, डॉक्टर दमनदीप सिंह, डॉक्टर ऋषभ जैन, डॉक्टर ओशिका और डॉक्टर अविचल तक्षक। अब जानिए ये पूरा वाकया हुआ कैसे। दरअसल रविवार देर शाम विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट ने बेंगलुरु से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट में 2 साल की एक बांग्लादेशी बच्ची भी सवार थी, जो दिल की एक जन्मजात बीमारी से पीड़ित थी। हमने बच्चे को देखा था, बच्चा पूरा नीला था। इट वाज अ ब्लू चाइल्ड, इसको मेडिकल टर्म में हम साइनोटिक बच्चा बोलते हैं। ही वाज कंप्लीटली साइनोज्ड एंड ही वाज नॉट ब्रीदिंग, वो सांस नहीं ले रहा था और उसकी कहीं भी धड़कन नहीं मिल रही थी और कोई पल्स नहीं थी। इस टीम को डॉक्टर नवदीप कौर ने लीड किया और सभी ने विमान में मौजूद मेडिकल किट की मदद से बच्ची का इलाज शुरू किया। इन तमाम मुश्किलों के बीच 5 डॉक्टर बच्ची के इलाज में जुटे हुए थे, लेकिन तभी अचानक 2 साल की मासूम को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आते ही बच्ची की हालत और नाजुक हो गई, मगर इन 5 डॉक्टरों ने यह ठान लिया था कि मासूम को हर हाल में बचाना है।
आसमान में करीब 40,000 फीट की ऊंचाई पर 45 मिनट की जद्दोजहद के बाद जब बच्ची की हालत स्थिर हुई तो नागपुर में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। यहाँ एक एम्बुलेंस पहले से मौजूद था, जिसकी मदद से बच्ची को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। बच्ची का इलाज लगातार चल रहा है, लेकिन ये तय है कि अगर उस फ्लाइट में ये डॉक्टर्स मौजूद ना होते तो बच्ची की जान बचाना लगभग नामुमकिन था। एम्स के 5 डॉक्टर उड़ती हुई फ्लाइट में इस बच्ची के लिए देवदूत बनकर ही पहुंचे। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो आइए अब इंडिया 360 डिग्री के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।